नेक्स्ट इज वेयर इज द कार्डियोलिपिन डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो कार्डियोलिपिन काफी इंपॉर्टेंट एक डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। कार्डियोलिपिन जो एक यूनिक फॉस्फोलिपिड है। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, और अदर एग्जाम्स में भी ये काफी पूछा जाता है। तो ये एक टाइप का यूनिक फॉस्फोलिपिड है जो एक्सक्लूसिवली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर देखा जाए तो बैक्टीरिया के जो मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, उसके बाहर भी प्रेजेंट रहते हैं। इसकी जो शो करता है, एविडेंस प्रोवाइड करवाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन है वो बैक्टीरिया से हुआ है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है उसका एविडेंस प्रोवाइड करवाता है। अदरवाइज ये एक्सक्लूसिवली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। इसका मेन फंक्शन की बात करें तो ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो जितने भी वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का इट मीन्स ये एटीपी सिंथेसिस में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है उसको भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। ये अपोप्टोसिस में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा कार्डियोलिपिन्स का, तभी जाके माइटोकॉन्ड्रिया से जो साइटोक्रोम सी का जो रिलीज होता है, वो साइटोक्रोम सी रिलीज इज ऑल्सो रिलेटेड विद कार्डियोलिपिन, क्योंकि कार्डियोलिपिन का जब ऑक्सीडेशन होगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी का रिलीज होगा। तो ये अपोप्टोसिस में भी रोल प्ले करता है और एटीपी सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में तो सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट रहेंगे जो एटीपी सिंथेसिस करते हैं। मैट्रिक्स में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं ये। तो अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में काफी सारे कुछ जो अमाइनो एसिड या फिर लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। लाइक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज प्रेजेंट रहेगा। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ये हेल्प करता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कैटकोलेमाइंस एंड सेरोटोनिन। इसके अलावा फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज भी प्रेजेंट रहता है। सिंथेटेज बोला है इसमें, तो ये एक्टिवेट्स द फैटी एसिड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। एंड कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज प्रेजेंट रहता है, जिसको केट 1 एंड CPT1 भी बोला जाता है। सो कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 एंड CPT1 फैटी एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है टू द कार्निटीन फॉर ट्रांसपोर्ट इनटू द मैट्रिक्स। तो ये फैटी एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करवाने का काम करवाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज भी प्रेजेंट रहते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट को इंटर कन्वर्ट करते हैं। ट्राइफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट दोनों को इंटर कन्वर्ट करवाने का काम करते हैं न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। एंजाइम फॉर फोस्फोलिपिड सिंथेसिस, जिससे कि फोस्फेटिडाइल सेरीन सिंथेज, ये भी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा कुछ पोरीन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं जो आयंस और मेटाबोलाइट्स के लिए कुछ चैनल्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं आउटर मेम्ब्रेन में। और अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन में तो हमें पता है कि कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर मेनली जो सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, उसके जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे। सिट्रिक एसिड सिंथेज, एकोनिटेज, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को, वो भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के, फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसके एंजाइम्स भी यहाँ पर सारे प्रेजेंट रहेंगे। और अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म वाले एंजाइम्स भी कुछ प्रेजेंट रहेंगे। कुछ यूरिया साइकिल वाले एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहेंगे लीवर के अंदर स्पेसिफिकली। एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है, वो भी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। और एटीपी सिंथेज की F1 जो सब यूनिट है वो भी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। सो F1 सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेज। तो कहीं कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में कौन से हैं, मैट्रिक्स में कौन से हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन। कार्डियोलिपिन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी?
इनर मेम्ब्रेन पे। और ये भी ध्यान रखना है कि कार्डियोलिपिन को डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि ये एक फॉस्फोलिपिड है तो इसको डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स टेक प्लेस इन। तो जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स है उसका सिंथेसिस मेनली होता है कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं वहां पर सेक्रेटरी प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। सेक्रेटरी प्रोटीन्स लाइक हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज है, इन सब का सिंथेसिस कहाँ पर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये जो है मेनली यहाँ पर काफी सारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होते हैं और कुछ हद तक कुछ तरह से प्रोटीन की फोल्डिंग भी होती है। अगर वहां पर मिस फोल्डेड फॉर्म में हो जाते तो उसको डिग्रेडेशन के लिए भी भेजा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे भी प्रोटीन होती है जो फोल्डिंग को चेक करती है, ये एक टाइप की चेपेरन प्रोटीन होती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो जो ये भी प्रोटीन है ये फोल्डिंग को असिस्ट करती हैं। उसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज एंजाइम है वो करवाता है। इसके अलावा एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जिसमें जो ओलिगोसेकेराइड्स होंगे वो उसका अटैचमेंट होगा एस्पार्जिन रेजिड्यू जो होता है प्रोटीन्स का उसके ऊपर। उसके बाद इनिशियल क्वालिटी कंट्रोल भी होगा जिसमें जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको डिग्रेडेशन के लिए भेजा जाएगा। तो ये सारे जो इनिशियल प्रोसेस है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के, प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद कौन कौन से मॉडिफिकेशन होने वाले हैं वो मेजरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। उसके बाद इसको भेजा जाता है फर्दर गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक यहाँ पर ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा, सल्फेशन होगा। तो लेकिन मेजर जो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर नॉट पूछा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स है वो मेनली टू टाइप्स की होती है। एक होती है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड दूसरी होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन नॉन कोवेलेंटली लूजली अटैच्ड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, जिसको इजीली वहां से रिमूव किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द लिपिड बाइलेयर। और पेरिफेरल प्रोटीन्स नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होगी और ये सेल के, जैसे ये सेल है इसके आउटर साइड में इधर भी प्रेजेंट हो सकती है और यहाँ पर इनर साइड में सेल जो साइटोप्लाज्मिक साइड है वहां पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर अटैच्ड होगी ये प्रोटीन्स लिपिड के साथ में और इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को रिमूव इजीली नहीं किया जा सकता है, उसके लिए पहले सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा। तो ये दो टाइप की पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन से होते हैं, जो ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो स्पेन कर रही है वो होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसमें एक एन साइड होगी जो अमाइनो साइड, एक सी टर्मिनल होगा इसका, एक एन टर्मिनल होगा और बीच में इसके अल्फा हेलिक्स होती है। मेनली जो स्ट्रक्चर होती है वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में, जो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेन करती है। तो इस टाइप की इस टाइप से टू टाइप की प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, पेरिफेरल एंड इंटीग्रिन। तो इनके अगर एग्जांपल्स देखें तो स्पेक्ट्रिन, एक्टिन एंड एनकायरिन, ये एनकायरिन है, ये तीनों ही प्रोटीन जो है ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन आरबीसी के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक साइट है वहां पर प्रेजेंट रहती हैं। ये एक टाइप की साइटोस्केलेटल प्रोटीन है। साइटोस्केलेटल प्रोटीन मतलब ये आरबीसी के जो सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करने का काम करती है। एनकायरिन स्पेक्ट्रिन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड करवाने का काम करती है एनकायरिन प्रोटीन। और एक्टिन तो हमें पता है, एक्टिन एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन है अगेन, और ये भी इनर साइड में प्रेजेंट रहेगी। तो ये तीनों ही क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोफोरिन ए जो है ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर सिंगल स्पेनिंग इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो मल्टीपल टाइम्स स्पेन कर सकती हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि जी प्रोटीन कपलर रिसेप्टर 7 टाइम्स स्पेन करती है। लेकिन ग्लाइकोफोरिन ए जो है वो सिंगल स्पेनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें नोट पूछा है। तो ये क्या है, एक टाइप की इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। So option number 4 is the correct answer. Next question is which one of the following four classes of ATP powered pump transports smaller molecules like amino acid, sugar across the plasma membrane?
तो अमाइनो एसिड्स एंड शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का कौन सा यहाँ पर एटीपी पावर्ड पंप ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मेनली जो एटीपी पावर्ड पंप जो प्रोटॉन्स पंप जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पी क्लास आती है, बी क्लास आती है, एफ क्लास आती है एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर, एबीसी सुपर फैमिली आती है, जिसको एबीसी ट्रांसपोर्टर भी बोला जाता है। अगर पी टाइप की बात करें तो ये मेनली ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ आयंस को, लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, प्रोटॉन आयंस। तो ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है, नोट फॉर द शुगर ट्रांसपोर्ट। तो इसके जो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस हो गया, कैल्शियम एटीपीएस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं पी टाइप पंप के। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अमाइनो एसिड एंड शुगर को क्रॉस नहीं करवा सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता है। वी टाइप की बात करें तो ये मेनली ट्रांसपोर्ट करवाता है प्रोटॉन्स आयंस को, जो प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट जो फॉर्म होता है लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम या फिर वेक्यूल्स के अंदर। तो ये सब किया जाता है थ्रू द वी टाइप पंप। तो ये लाइसोसोम एंडोसोम के अंदर प्रेजेंट रहेगा और इसका फंक्शन है मेनली एसिडिफिकेशन, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट ये नहीं करवा पाएगा। तो प्रोटॉन को ये सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ट्रांसफर करवाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये भी आंसर नहीं होगा। एफ क्लास की अगर बात करें तो एफ जो है ये मेनली प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये एटीपी सिंथेस है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन्स का जनरेशन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी सिंथेस है वो इसका एग्जांपल है। ये वी टाइप पंप के जस्ट रिवर्स होता है और ये एटीपी सिंथेसिस करवाता है थ्रू द प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। तो दिस इज नॉट द आंसर। तो यहाँ पर हमारा बच गया ओनली एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है जो अमाइनो एसिड एंड शुगर को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। इसको एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर भी बोला जाता है। ये वाइड वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है और ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, शुगर का ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, आयंस, लिपिड्स, पेप्टाइड्स, इवन कुछ ड्रग्स का भी ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो इसका मेनली जो एग्जांपल है वो हम CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, इसके लिए पढ़ते हैं। इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन, MDR के अंदर भी इसको पढ़ा जाता है। इसका एग्जांपल है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्रांसपोर्टर। एंड ये मेनली बैक्टीरिया का जो एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है वो इंपोर्ट करता है शुगर एंड अमाइनो एसिड्स को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। नेट के अंदर हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो लिपिड बाइलेयर की जो फ्लूइडिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर 2 की मेन फैक्टर्स हम पढ़ते हैं। एक तो है टेम्परेचर एंड एक है नेचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लाइक यहाँ पर लिपिड का कंपोजिशन क्या है। तो फैटी एसिड का कंपोजिशन क्या है, लाइक फैटी एसिड अनसेचुरेटेड है या फिर सेचुरेटेड है। तो इसमें क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। तो टेम्परेचर एंड कंपोजिशन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर किस तरह से मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, जब अगर हाई टेम्परेचर होगा तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, लिपिड काफी अच्छे से मूव कर पाएगी, फ्रीली मूव कर पाएगी। अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो वहां पर टाइटली पैक्ड हो जाएगी लिपिड मॉलिक्यूल्स और वहां पर फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो टेम्परेचर की बात करें तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। एंड सेचुरेशन और कंपोजिशन की बात करें तो सेचुरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द membrane fluidity. So saturation is indirectly proportional to the membrane fluidity. जैसे जैसे सेचुरिटी बढ़ेगी वहां पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू स्ट्रेट चेन और पैक्ड, टाइटली पैक्ड फैटी एसिड्स। तो जैसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, these increase the fluidity because of their double bonds
विच क्रिएट द किंग्स एंड प्रिवेंट टाइट पैकिंग। लेकिन अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है तो वो डिक्रीज करेंगे फ्लूइडिटी को बिकॉज ऑफ द टाइटली पैक्ड स्ट्रेट चेन। तो इस तरह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं टू की फैक्टर्स, जिसमें एक आ जाएगा हमारा टेम्परेचर एंड सेकंड इज कंपोजिशन। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल भी एक एज अ फ्लूइडिटी बफर वर्क करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लूइडिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है कोलेस्टेरॉल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। Next question is the ratio of sodium potassium pumped by the sodium potassium ATPase is। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस से जो सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होता है, ये मेनली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पी क्लास टाइप ऑफ एटीपीएस है, जो सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करवाता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर 3 सोडियम्स जो है वो बाहर की साइड में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और 2 पोटेशियम यहाँ पर इनर साइड में आएंगे। तो 2 पोटेशियम एंड 3 सोडियम। तो सोडियम की का जो ग्रेडियंट है वो बाहर की साइड में ज्यादा बना के रखना होगा, और इनर साइड में हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि मेम्ब्रेन की इनर साइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए इनर साइड में कम पॉजिटिव चार्ज वाले 2 पोटेशियम आयंस को लेके आएगा। तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम एंड पोटेशियम का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज। तो ट्रांसफर आरएनए की जो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो इसकी होती है दैट इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एंड टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज एल शेप्ड। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वही अमाइनो एसिड को कैरी करके लेके आएगी, और यहाँ पर अमाइनो एसिड अटैच्ड रहते हैं। तो ये है टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसमें इसकी ये जो है एंटीकोडोन आर्म होगी वो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होगी, और इसके अलावा इसमें एक्सेप्टर आर्म भी होती है, जो ये होगी एक्सेप्टर आर्म जो अमाइनो एसिड को कैरी करेगी, और ये होगी एंटीकोडोन आर्म। इसके अलावा इसकी अलग अलग डी लूप भी होता है और साई लूप भी होता है। ये सारी स्ट्रक्चर्स हमें पता होनी चाहिए, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। तो एल शेप्ड स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है प्रॉपर, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए और किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए है, उसका मैं यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूंगी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर होती है। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसके जो भी लूप्स होते हैं वो उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो वो वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच ऑफ दीज फेजेस ऑफ सेल साइकिल द सेल सिंथेसाइज एडिशनल हिस्टोन। तो हिस्टोन का सिंथेसिस कब होगा, जब एस फेज में हमें क्या है, हमें पता है कि एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो हिस्टोन रिक्वायर्ड होती है फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, फॉर पैकेजिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इनटू द न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में पैक्ड करने के लिए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को ये क्या करेगी, हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो एडिशनल हिस्टोन प्रोटीन्स है उसका सिंथेसिस भी तभी होगा जब यहाँ पर डीएनए ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में डीएनए फॉर्म होगा। तो अकोमोडेट दिस न्यू डीएनए सेल सिंथेसाइज सम एडिशनल histone protein during the same S phase because these histones are assembled immediately onto the DNA forming chromatin. So DNA and histone both are the partner. तो दोनों का सिंथेसिस कब होगा, यहाँ पर एस फेज के अंदर होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ मिसमैच रिपेयर इन डीएनए डैमेज रिपेयर एंड टॉलरेंस सिस्टम। तो डीएनए डैमेज रिपेयर जिसमें मिसमैच रिपेयर जो सिस्टम है वो वर्क करता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि कोई भी रॉन्ग बेस पेयरिंग फॉर्म ना हो, लेकिन उससे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई स्किप हो जाए, और फिर भी स्टिल वहां पर कोई डीएनए डैमेज प्रेजेंट होगा और मिसमैच रिपेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो मिसमैच मतलब जहां पर कोई भी बेसिस है वो मिसमैचली पेयर्ड होंगे, जैसे ए टी के साथ में पेयर होता है, जी सी के साथ में पेयर होता है। लेकिन इसमें से कोई भी मिसमैच हो जाए, ए जैसे सी के साथ में हो जाए, जी टी के साथ में हो जाए, तो उस टाइप के मिसमैच को रिपेयर करने का काम करता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम। इसमें जो प्रोटीन्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं म्यूट एस, म्यूट एच, म्यूट एल इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है।
और यूकैरियोट्स में इसी तरह से MLH, MSH एंड PMS। तो ये तीन ही प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं इन यूकैरियोट्स फॉर द रिपेयरिंग। उसके बाद DNA पॉलीमरेज आएगा जो फिल करेगा गैप को, जो भी गैप बचेगा वहां पे, और DNA लिगेज गैप को सील कर देगा। अगर अदर ऑप्शंस देखें तो करेक्ट एरर इन DNA रेप्लिकेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड रिपेयरिंग मिस मैसेज। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिस मैसेज को ये करेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा पहले फिर रिपेयर करेगा। uses light energy to repair pyridine dimer caused by UV radiation। ये फोटो रिएक्टिवेशन वाला जो पाथवे है वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा और वो इसको रिपेयर करेगा। रिमूव डैमेज्ड बेसिस क्रिएट एन अबेसिक साइट विच इज देन रिपेयर्ड। ये बेस एक्सcision रिपेयर वाला जो पाथवे है वो रिपेयर करेगा जो अबेसिक साइट है उसको, डैमेज्ड बेसिस को। रिपेयर ब्रेक इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द DNA डबल हेलिक्स। तो DNA डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर के लिए हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का यूज करते हैं या फिर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग यहाँ पर वर्क करते हैं। ये दोनों ही रिपेयर पाथवे वर्क करते हैं फॉर द रिपेयरिंग डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 158 क्वेश्चन। गाइस कैन यू बिलीव हमने पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। तो 158 क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। तो मुझे तो काफी खुशी हो रही है कि ये सारा पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। और आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी है आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और थैंक यू सो मच मुझे पेशेंसली सुनने के लिए। तो इस लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। What is the difference in the number of open reading frames between eukaryotic and prokaryotic messenger RNA? तो prokaryotic and eukaryotic messenger RNA के अंदर ओपन रीडिंग फ्रेम्स अलग अलग टाइप की प्रेजेंट रहती हैं। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होती है? सबसे पहले ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब है मैसेंजर आरएनए के अंदर ऐसा पार्ट जो किसी प्रोटीन को कोड करता है। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का ऐसा पार्ट, ऐसा सेगमेंट जो प्रोटीन को कोड करेगा उसको बोला जाता है ओपन रीडिंग फ्रेम। तो हमें पता है कि जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो एक जीन होता है, एक रेगुलेटरी सब यूनिट है, वो मल्टीपल जीन्स को रेगुलेट करती हैं एक ही टाइम में, और उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन में क्या होगा कि वन रेगुलेटरी सब यूनिट्स रेगुलेट द मल्टीपल जीन्स और मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम्स। तो लेक ओपेरॉन के अंदर इसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं बिल्कुल अच्छे से कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ये सारे तीनों ही जीन एक ही रेगुलेटरी सब यूनिट से रेगुलेट होते हैं। तो ये तीनों ही क्या है? एक ही मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम्स है ये। तो मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स को मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम बोला जाता है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो जनरली यहाँ पर सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम होती है, क्योंकि यहाँ पर इसको बोला जाता है मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। एक टाइम में एक ही प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। अगर ऑप्शंस देखें तो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ऑफन कंटेन मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम्स। नो, यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए में ओनली सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम्स होती हैं। बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स नहीं, दोनों के अंदर सेम नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए ऑफन कंटेन मल्टीपल ओपन रीडिंग फ्रेम्स व्हाइल यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए टिपिकली हैव सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम्स। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ नहीं हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने 150 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं पेपर सेकंड के। अब पेपर फर्स्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। काफी जो कोर जूलॉजी वाला पार्ट है वो जो कि काफी हार्ड भी लगता है। तो ये तो हम चलो नेट के अंदर काफी ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो कोर जूलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा हमारा छूट जाता है। तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसकी जो सराउंडिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। तो अब नेक्स्ट हम फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो सीरीज में जरूर बने रहिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आपके एक तरह से एक पूरा रिवीजन हो जाएगा कि क्योंकि हर यूनिट में से कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझे पेशेंसली सुनने के लिए, और थैंक यू यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।